मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सम्राट अशोक और उसके द्वारा किए गए निर्माण कार्य के विषय में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस शासक द्वारा बनाया गया? सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया या सांची का स्तूप किसने बनाया? दोस्तों, ये प्रश्न 4 प्रकार से पूछा जा सकता है, जिसमें ऑप्शन है अशोक, बिंबिसार, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों, जो सांची का स्तूप था उसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा कराया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया? यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया? ऑप्शन है अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। तो दोस्तों, जो सारनाथ का स्तंभ था वो अशोक द्वारा बनवाया गया या उसका निर्माण अशोक के द्वारा किया गया। प्रश्न दोस्तों, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रायसेन जिले में, प्रतापगढ़ जिले में और सतना में। तो दोस्तों, जो सांची का स्तूप है वो रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में। और सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के नरसंहार के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? या सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, कलिंग का युद्ध, बक्सर का युद्ध और पानीपत का युद्ध। तो दोस्तों, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सम्राट अशोक के समकालीन तुर्मै कहाँ के राजा थे? ऑप्शन है मिस्र के राजा, रोम के राजा, फ्रांस के राजा और भारत के राजा। तो दोस्तों, जो सम्राट अशोक के समकालीन तुर्मै राजा जो थे वो मिस्र के राजा थे। कहाँ के? मिस्र के या इजिप्ट के राजा थे। अगला प्रश्न दोस्तों, उस स्तंभ का नाम बताइए या वह एकमात्र स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। सांची का स्तंभ, भाभू स्तंभ, सारनाथ स्तंभ और रुक्मणी देवी का स्तंभ। तो दोस्तों, सम्राट अशोक ने भाभू स्तंभ में स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्यों और मौर्य काल के बारे में जानकारी के सबसे अच्छे स्रोत कौन से हैं? ऑप्शन है अशोक के लेख, मौर्य साम्राज्य का इतिहास, धार्मिक ग्रंथ या वेदों से। तो दोस्तों, मौर्य और मौर्य काल के विषय में जो जानकारी मिलती है उसका सबसे अच्छा स्रोत है अशोक के लेख। किसके लेख? अशोक के। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक का अभिलेख भारत के अलावा और कहाँ पाया जाता है? इसमें ये प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों, अशोक का जो अभिलेख है भारत के अलावा अफगानिस्तान में पाया जाता है। कहाँ जहाँ पे पाया जाता है? अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता को समर्पित है? 12वां शिलालेख, 14वां शिलालेख, 15वां शिलालेख और 16वां शिलालेख। तो दोस्तों, 12वां शिलालेख जो है अशोक के धार्मिक सहिष्णुता को समर्पित है। कौन सा शिलालेख? 12वां शिलालेख। किसको समर्पित है? धार्मिक सहिष्णुता को। दोस्तों, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? सारनाथ में, रुक्मणी देवी में, नंदनगढ़ में और मास्की एम गुजरा अभिलेख में। तो दोस्तों, अशोक का नाम अशोक जो है वो मास्की एम गुजरा अभिलेख में मिलता है। किस में मिलता है? मास्की एम गुजरेक में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? सारनाथ अभिलेख, नंदनगढ़ अभिलेख, रुक्मणी देवी अभिलेख और सुंदरपुरी अभिलेख। तो दोस्तों, अशोक का जो सबसे छोटा अभिलेख है वो रुक्मणी देवी अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है सबसे छोटा? रुक्मणी देवी अभिलेख। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ऑप्शन है देवगिरी, ब्राह्मी, देवनागरी और खरोष्टी।
तो दोस्तों अशोक के जो अधिकांश शिलालेख हैं वो ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? ब्राह्मी भाषा में। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक के बारे में जानकारी देने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? एक प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। अशोक के बारे में जानकारी देने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? अशोक के शिलालेख, धार्मिक ग्रंथ और इतिहास। तो दोस्तों अशोक के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी देने वाला जो प्रमाण है वो है अशोक के शिलालेख। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक के शिलालेख पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? यह प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, जॉन फिलिप, जॉनसन और अनंत कुमार। तो दोस्तों अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम या प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। कौन था? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24, 36, 48 और 26। तो दोस्तों अशोक चक्र में जो है वो 24 तीलियां होती हैं। कितनी तीलियां होती हैं? 24। दोस्तों ये चक्र झंडे के बीचों बीच बना होता है और नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है जो चक्र बना होता है? इसमें 24 तीलियां होती हैं, वो नीले रंग का चक्र होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा सकता है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? ऑप्शन है श्रीलंका, अफगानिस्तान, भारत और जापान। तो दोस्तों अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? सारनाथ का, रुक्मणीदेही का, लौरिया नंदनगढ़ का और भरहुत का। तो दोस्तों अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ जो है वो लौरिया नंदनगढ़ का है। किसका है? लौरिया नंदनगढ़ का सबसे सुरक्षित। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? अपनी रानी को, अपने सेनापति को, बौद्ध भिक्षुओं को या अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को? तो दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका। किसे भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। अगला प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? जैन धर्म को, पारसी धर्म को, बौद्ध धर्म को। तो दोस्तों कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। और किसने अपनाया था? अशोक ने। किस युद्ध के पश्चात? तो कलिंग युद्ध के पश्चात। कलिंग युद्ध में नरसंहार को देखकर अशोक ने क्या किया? ऑप्शन है संन्यास ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया, जैन धर्म अपना लिया या पारसी धर्म अपना लिया। तो दोस्तों कलिंग युद्ध में नरसंहार को देखकर या कलिंग युद्ध की विभीषिका को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। कौन सा धर्म धारण कर लिया था? बौद्ध धर्म। दोस्तों सम्राट अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश, गुप्त वंश, मगध वंश और शुंग वंश। तो दोस्तों जो सम्राट अशोक था वो मौर्य साम्राज्य का या मौर्य वंश का शासक था। दोस्तों सम्राट अशोक ने कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया? तृतीय, चौथी, पांचवी या प्रथम? तो दोस्तों सम्राट अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। कौन सी? तृतीय बौद्ध। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण कराया था? ऑप्शन है 84,000, 10,000, 25,000 और 1,000। तो दोस्तों अशोक ने जो है वो 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। कितने स्तूपों का? 84,000। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है और कहाँ से लिया गया है?
ऑप्शन है अशोक स्तंभ सारनाथ से, मयूर आकृति नंदनगढ़ से, अशोक स्तंभ कोलकाता से, अशोक स्तंभ नई दिल्ली से। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक स्तंभ है और वह सारनाथ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ है वह सारनाथ से लिया गया है। प्रश्न है दोस्तों, भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन है अशोक ने, कनिष्क ने, हेनरी मोर ने और चंद्रगुप्त ने। तो दोस्तों जो भारत में जो है शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था वो अशोक ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? अशोक ने। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।